अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्डलिंक्स। आज हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम अडोब फ़ोटोशॉप से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अडोब फ़ोटोशॉप को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं पहले और फिर काम स्टार्ट करते हैं। अडोब फ़ोटोशॉप जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये फ़ोटो से रिलेटेड वर्क के लिए है। स्टार्ट में इस पे सिर्फ फ़ोटो से रिलेटेड ही काम किया जाता था, लेकिन अब अपग्रेडेशन के बाद इसमें काफ़ी सारे फीचर्स ऐड हो गए हैं। अब आप इसमें डिज़ाइनिंग खुद से भी कर सकते हो, पोस्ट बना सकते हो, लोगोज बना सकते हो, एनी वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सेल्स की बेस पे ये काम करता है। ठीक है, तो इसमें आपको जब आपने कोई डिज़ाइनिंग करनी स्टार्ट करनी है तो उसमें साइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अडोब एक्सेसिलेटर शायद आप में से कुछ लोगों ने किया हो। ये इनका इंटरफेस एक जैसा है लेकिन काम में फ़र्क है। तो उसमें साइज़ से फ़र्क नहीं पड़ता अडोब एक्सेसिलेटर में, लेकिन इससे साइज़ से फ़र्क पड़ता है। अगर आपने 5x7 का एक ड्रा बॉक्स लिया है, पैनल लिया है और उस पर आप ड्राइंग कर रहे हो और बाद में आप उसको साइज़ में बड़ा करना चाहोगे तो आपको रिज़ल्ट ठीक नहीं मिलेगा। इसलिए आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने जिस साइज़ का डिज़ाइन रेडी करना है आपने शीट भी उसी साइज़ की ही पहले लेनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अडोब फ़ोटोशॉप को। सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे और एक न्यू यहाँ से साइज़ सेलेक्ट करेंगे। ये साइज़ का इंटरफेस है। कुछ के पास ये न्यू वर्जन होगा अडोब का, कुछ के पास ओल्ड वर्जन होगा, तो फंक्शन सब में एक जैसे ही हैं। कंफ्यूज आपने बिल्कुल नहीं होना। तो सेटिंग सबकी एक जैसी है, सिर्फ इंटरफेस का फ़र्क हो सकता है। तो ये कुछ डिज़ाइन डिफ़ॉल्ट पे पड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ फ़ोटोज़ के मुख्तलिफ़ साइज़ के जो हैं वो ऑलरेडी साइज़ हैं जो वो बोर्ड के बना के रखे हुए हैं। कुछ पेंट के हैं, कुछ आर्ट के हैं, कुछ वेबसाइट के लिए हैं, कुछ मोबाइल के लिए हैं, कुछ वीडियोज़ के हैं। अगर इनमें से आपका कोई साइज़ मैच करता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ आप कस्टम साइज़ भी अपना ले सकते हैं या कस्टम साइज़ बना के उसे आप सेव करेंगे जब तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम इसकी इस सेटिंग को देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर आपने सबसे पहले जो भी प्रोजेक्ट है उसका नाम आपने मेंशन करना है। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको फाइल ढूंढने में दोबारा या प्रोजेक्ट ढूंढने में आसानी होगी। तो ये पिक्सेल्स में, इंचज़ में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, पिकास में, इस ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिसमें आप बोर्ड अपना ड्राइंग के लिए ले सकते हो। तो मोस्टली काम पिक्सल में या इंचज़ में होता है तो हम पिक्सेल्स में करते हैं। ये विड्थ है तो ये मैं जो अभी बोर्ड ले रहा हूँ उसकी मैंने 1080 रखी हुई है विड्थ और 1080 ही हाइट है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं हाइट इसकी है वो कर देता हूँ ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये इस तरह वर्टिकल शेप में बोर्ड आएगा। अगर इसकी मैं 500 कर देता हूँ हाइट तो ये इस तरह से लैंडस्केप में आएगा। तो जिस जो भी आपने साइज़ लेना है बोर्ड का वो आपने पहले से डिसाइड करना है और उसी पे वर्क करना है। अगर आप बाद में ड्रा करने के बाद अगर आप साइज़ को कम या ज़्यादा करके आउटपुट लेना चाहोगे तो उसमें आपका रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। उसके बाद है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन है जो वो स्क्रीन पे 72 होती है, 72 पिक्सल की स्क्रीन होती है, चाहे वो एलसीडी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो। ठीक है, क्योंकि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो आपने इसमें रेजोल्यूशन है जो 72 रखनी है, ये बेस्ट है। और ये वही सेम पिक्सल, इंचज़ और पिक्सल सेंटीमीटर, इसमें आप पिक्सल और इंचज़ ही रहने दें।
कलर मोड आपने RBG ही सिलेक्ट करना है, बाकी जो है वो आगे जाकर हम एडवांस लेवल पे देखेंगे। 8 बिट पे इसे यूज़ करना है, बैकग्राउंड में वाइट ही यूज़ करूँगा, ठीक है। इस सेटिंग को भी आपने सेम रहने देना है। तो क्रिएट करते हैं। ये हमारा पहला जो आर्ट बोर्ड है वो हमें मिल गया है, ठीक है। सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि आपने जो भी चीज़ बनानी है उसका साइज़ 100% पे ला के आपने देखना है कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। अगर मैं इसको कम करता हूँ, ये देखें तो ये 56 है। आपने यहाँ पर कोई चीज़ ड्रा की है तो उसका रिज़ल्ट है जो जब आप 100 पे करके देखोगे तो वो रिज़ल्ट उसका तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे ड्रा करोगे या इसको ज़्यादा जूम करके ड्रा करोगे तो जब इसे आप एक्चुअल 100 पे लाओगे तो डिज़ाइन में फ़र्क आ जाएगा। आपने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है वो इसको जूम करके करें या जूम आउट करके करें, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपने फाइनली 100 पे सेट करके चेक करना है, ठीक है। तो ये बात आपने ख्याल में रखनी है लाजमी। उसके बाद इसकी कुछ स्टार्ट की चीज़ें हैं, पहले वो डिस्कस कर लें, फिर हम टूल्स की तरफ चलते हैं। ये मुख्तलिफ पैनल्स हैं, इसको आप अपने लिहाज से, अगर आप फ़ोटोज़ पे काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से यहाँ पर अपने पैनल ओपन कर सकते हैं। अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो तो डिज़ाइन के हिसाब से आपने यहाँ पर पैनल ओपन कर लेने हैं अपने, ठीक है। अगर इस तरह से या इनमें से कुछ क्लोज हो जाते हैं या कोई एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं तो आपसे ये सेटिंग ख़राब हो जाती है या बिलफर्ज सारा कुछ ही आपसे बंद हो जाता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने यहाँ विंडोज़ पे जाना है, ठीक है, वर्क स्पेस पे जाना है और इसको जाकर आपने रीसेट कर देना है। तो हर चीज़ वापस बैक उसी जगह पर दोबारा आ जाएगी। ये जो टूल किट है ये कुछ लोगों के पास ऐसे शो होगी, कुछ लोगों के पास ऐसे शो होगी, वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और पैनल भी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह का आप काम कर रहे हो उसके मुताबिक। अच्छा, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सॉफ्टवेयर है जो ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें ये जो हमने आर्टबोर्ड लिया है ये बैकग्राउंड आ रहा है, ये देख रहे हैं इस जगह पर आप। ऊपर ये लेयर्स वाला पैनल है। लेयर्स क्या है पहले हम ये डिस्कस कर लें। लेयर्स ये हैं कि ये समझ लें कि ये जो आर्टबोर्ड है, बैकग्राउंड है, ये दीवार है, ठीक है। इस पे आप कुछ भी ड्रा करोगे या कुछ भी बनाओगे तो वो बाद में रिमूव नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा और उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? ये बिल्कुल सेम वैसे ही एग्जांपल है कि आप एक दीवार पर, मैं यहाँ से पेंट टूल लेता हूँ, ब्रश लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं कलर ले लेता हूँ, ब्लू कलर मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस पे कुछ ड्रा करता हूँ। अब अगर मैं इसको चाहूँ, ये मूव टूल है, इससे आप कोई भी चीज़ है जो उठा के वो मूव कर सकते हो। लेकिन अब आप जब इसको उठा के मूव करोगे तो आपको इस तरह से कुछ ना कुछ एरर देगा, ये मूव नहीं हो पाएगा कुछ इस पे। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप दीवार पे ब्रश से कुछ पेंट कर दो और फिर आप चाहोगे ये यहाँ पे पेंट नहीं करना था, थोड़ा सा ऊपर या नीचे करना था या इसे छोटा या बड़ा करना था, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए लेयर्स का आपने बहुत ख्याल रखना है, ध्यान से काम करना है। जो भी काम करना है उसके लिए आपने एक न्यू लेयर लेनी है। तो इसको मैं बैक करता हूँ। मैं अब लेता हूँ, यहाँ पर बैकग्राउंड है तो मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर लेता हूँ। ये है न्यू लेयर। ये आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड के ऊपर एक न्यू लेयर आ गई। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे दीवार के ऊपर आपने एक ग्लास रखा और अब आप इस पे जो भी पेंट करोगे, उस पे आप जो भी ड्रा करोगे उस पे आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं ये ब्रश दोबारा ले रहा हूँ और दोबारा इस पे लाइंस लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने मूव टूल लिया। अब आप देखेंगे कि मैं इसको उठा करके कहीं पर भी मूव कर पा रहा हूँ।
ये चीज़ आपने ख्याल में रखनी है। अगर मुझे कुछ और चीज़ अब डिज़ाइन करनी है इससे हटकर, तो मैं एक और न्यू लेयर ले लूँगा, ठीक है। उसके ऊपर मैं कुछ भी और ड्रा कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्कल लूँगा, उसके ऊपर इसको मैं फिलअप कर दूँगा। बैकग्राउंड कलर है जो रेड लेके, इसको मैं मूव करना चाहूँगा, मैं मूव कर लूँगा। इसको मैं मूव करना चाहूँगा, मूव कर लूँगा। लेकिन अगर आपने ये बैकग्राउंड पे लिया होता तो आप इसमें से कुछ भी मूव नहीं कर पाते। इसलिए लेयर्स का जो है आपने ख़ास ख्याल रखना है। बैकग्राउंड पे सारी मेहनत करके बाद में आप कहें कि सर अब ये मूव नहीं हो रहा या ये सेट नहीं हो रहा, हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे, तो आपकी मेहनत बेकार जाएगी। मैं आपको पहले से वार्निंग दे रहा हूँ इस बात की, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं और बैठ जाते हैं। यहाँ से लेयर उठा करके आप डिलीट कर सकते हैं। ये हम वापस अपने आप बैकग्राउंड पे आ गए हैं। तो अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। ये दो कलर्स हैं यहाँ पर। अगर आप डिफ़ॉल्ट पे रखोगे इसे तो ये ब्लैक और वाइट होता है। जो फ्रंट वाला होता है उसको बोलते हैं फोरग्राउंड कलर, और जो बैकग्राउंड पे होता है उसको आप बोलते हो बैकग्राउंड कलर। या इसमें आपने शॉर्ट कीज़ बहुत ध्यान से सुननी है, याद रखनी है, और यहाँ पर काम भी ज़्यादा शॉर्ट कीज़ की मदद से ही होता है। उसमें आपका टाइम भी बच जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू लेयर ली। अब मैं इस पे एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। ये रेक्टेंगल ली मैंने। अब अगर इसका जो फोरग्राउंड कलर है इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमें चूज़ करने के लिए कलर बता देगा। मैं रेड चूज़ कर लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर है जो, वो मैं ब्लू चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने एक हैंड में दो मार्कर्स पकड़े हुए हैं अलग अलग कलर के। आप चाहें तो इसको यूज़ कर लें, जब ज़रूरत हो इसको यूज़ कर लें। इसको आपने आपस में स्वैप करना है तो आप वो भी इस तरह कर सकते हैं। तो अब हमारा फोरग्राउंड कलर है जो वो ब्लू है, और बैकग्राउंड कलर है जो वो रेड है। तो इसको आप फिलअप करने के लिए एक तो ये है कि आप यहाँ से पेंट टूल लें, ठीक है। ये ग्रेडियंट टूल के नीचे होगा पेंट बकेट टूल, यहाँ से लेकर के आप इसमें कलर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे शॉर्ट की से करना चाहते हैं तो शॉर्ट की इसकी ये है कि अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंटर करोगे तो आपका बैकग्राउंड कलर है जो वो इसमें फिल हो जाएगा, रेड बैकग्राउंड कलर है। लेकिन अगर आप आल्ट प्लस बैक स्पेस करोगे तो फोरग्राउंड कलर है जो वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक लेयर है, इसको हम मूव कर सकते हैं आसानी के साथ जहाँ हम चाहें। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई होगी यकीनन आपको। तो आगे हम इस दो टूल को आज देखेंगे इस लेक्चर में, तो उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर आपको नया लेक्चर तब तक अपलोड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। चलिए रेक्टेंगल क्या है या सिलेक्शन एरिया क्या है ये भी थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। ये मूव टूल है, जैसे आपको पता लग गया कि इससे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सिलेक्ट करोगे और फिर उठा के मूव कर सकते हो, या उसका साइज़ छोटा बड़ा जो भी आपने करना होगा। ये है रेक्टेंगल। अगर आपने रेक्टेंगल बनानी है तब भी यही टूल इस्तेमाल होगा। और अगर आपने सिलेक्शन एरिया सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा बोर्ड हमारे पास एक बॉल की तरह है, ठीक है। तो इस पे हमने एक रेक्टेंगल ली या सिलेक्शन एरिया लिया। इट्स मीन ये है कि ये इतना इतना एरिया हमने पिक्सल्स का सिलेक्ट कर लिया। अब हम ये सिलेक्शन बन गई हमारी। अब हमारा जो भी काम होगा इसके अंदर होगा, ठीक है, जब तक हमने इसको सिलेक्ट रखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये ब्रश टूल दोबारा लिया, तो ये देखें आप कि ये हमने ब्रश टूल लिया और अब हम इस सिलेक्शन एरिया से बाहर अगर काम कर रहे हैं तो ये कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है।
लेकिन जैसे ही हम इसके अंदर करेंगे काम तो ये सिलेक्शन एरिया जो सिलेक्ट हुआ है इसमें ये पेंट कर रहा है। ये देखिए, ये मैं बाहर भी कर रहा हूँ लेकिन बाहर नहीं हो रहा। इट्स मीन ये हमारा सिलेक्शन एरिया है। अच्छा, सेम ऐसे ही हमने एक और लेयर ली और इसमें अब हम सर्कल है जो वो लगाएंगे। ठीक है, अब आप इसमें भी ब्रश टूल से पेंट करेंगे। लेयर को सिलेक्ट करना है पहले और फिर आप देखेंगे कि ये बाहर काम नहीं कर रहा लेकिन इसके अंदर काम कर रहा है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ही ख्याल रखना है कि जिस लेयर पे आपने काम करना है यहाँ से आपने वो लेयर सेलेक्ट करनी है, देन उस लेयर पे आपने काम करना है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। यहाँ पर ऐसे आप करेंगे तो ये दोनों लेयर्स आपकी इकट्ठी सिलेक्ट हो गई। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेक्टेंगल की, वो हम देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और हम अब न्यू लेयर लेंगे, उस पर काम करेंगे दोबारा से। अब हम रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो जैसे कि ये हमने सिलेक्शन एरिया ले लिया, इसमें हमने बैकग्राउंड कलर इंटर कर दिया। इसकी अब कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ शेप्स हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ शेप्स आ जाएंगी। अगर आपने सर्कल बनाना है, ठीक है, सिंगल रा अगर आपने बनानी है, सिंगल कॉलम टाइप बनानी है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी हम इन्हीं दो को देख रहे हैं। तो ये हमने बैकग्राउंड कलर पे कर दिया। तो हम कंट्रोल Z की मदद से हम इसे ख़त्म करेंगे और न्यू लेयर लेंगे और उस पर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं कि ये जैसे कि एक्टिव है, ये हमने जो सिलेक्शन बनाई है ये एक्टिव है। ये आप देखेंगे तो इसके साथ नेक्स्ट ऑप्शन है जो ये मर्ज की ऑप्शन है, ऐड टू सिलेक्शन की ऑप्शन है। अगर हम इसको एक्टिव कर रहे हैं, हम एक और सिलेक्शन बनाते हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं इसने क्या किया कि इसने नई सिलेक्शन को पुराने वाली सिलेक्शन में ऐड करके उससे एक ही सिलेक्शन बना दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो उसका एरिया ज़्यादा होगा पहले वाली रेक्टेंगल से बाहर होगा, वो उसको ऐड कर देगा। ये ऐड करने के लिए बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब हम इस ऑप्शन को चेक करेंगे। ये सिलेक्शन है कट करने के लिए कि आपने न्यू एक सिलेक्शन ली है इस तरह से। वो क्या करेगा, उतना जो कंबाइन एरिया होगा उसको कट कर देगा ऐसे। ठीक है, देख रहे हैं। तो इसी तरह इससे जो अगली ऑप्शन है इसमें अब वो क्या करेगा कि जो कंबाइन एरिया होगा न्यू सिलेक्शन का और जो डिज़ाइन पहले सिलेक्शन बनी हुई है उसका, उसमें से जो कॉमन एरिया होगा वो उसको छोड़ेगा, बाकी ख़त्म कर देगा। तो अब हम एक और सिलेक्शन न्यू ले रहे हैं। ये देखिए, इसमें जो कंबाइन एरिया था वो उसने छोड़ा और बाकी उसने डिलीट कर दिया। सेम दोबारा ऐसे, ये देखिए। ठीक है, तो ये इसकी 4 फंक्शंस हैं। इसको आपने नॉर्मली यूज़ इसी पे करना है, क्योंकि किसी और पे रहते हुए जब आप दोबारा रेक्टेंगल बनाओगे तो वो नहीं बनेगी। ये बात ज़हन में रखनी है। फेदर, फेदर क्या है, ये ज़ीरो पे है। मोस्टली ये ज़ीरो पे यूज़ होता है, लेकिन फिर भी डिज़ाइन के हिसाब से कभी ज़रूरत पड़ती है आपको, तो ये मैं आपको बता दूं कि फेदर क्या होता है। फेदर होता है कि आपने जैसे ये हमारे पास डिज़ाइन है तो हमने यहाँ से पेंट, इसका हमने पहले फेदर है जो वो हम बढ़ा लेते हैं। एक बार इस सिलेक्शन को हम ख़त्म करते हैं। तो फेदर यहाँ पर जब ज़ीरो है तो आपकी
सिलेक्शन एरिया या रेक्टेंगल कुछ इस हिसाब से बन रही है। और इसमें जब आप पेंट करेंगे तो ये बिल्कुल सेम ऐसे आ रहा है। ठीक है, आप इसको जूम करेंगे, आल्ट और माउस का जो व्हील है इसे आपको मूव करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। स्पेस का बटन दबा करके आप इसको हैंड का निशान आ जाएगा, फिर आप माउस से इसे अप डाउन करके देख सकते हो। तो आप ये देख रहे हो कि ये बिल्कुल इक्वल इसमें पेंट है पूरी ड्राइंग में। इसको आप दोबारा हैंड से पकड़ के सेट करेंगे, आल्ट दबा करके माउस व्हील को डाउन करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा। ठीक है, फेदर अब हमने चेक किया था इसमें, तो इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ और दोबारा रेक्टेंगल लेता हूँ। ये हमने ज़ीरो फेदर पे ली थी रेक्टेंगल। अब हम ये सिलेक्शन एरिया ले रहे हैं, लेकिन लेने से पहले हम इसको फेदर इसका कर देते हैं हम 25। ठीक है, और फिर हम एक सिलेक्शन लेते हैं। अब देखें पहले वाली सिलेक्शन में और इसमें कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये फेदर आप बढ़ा दोगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा जब आप न्यू सिलेक्शन लोगे। ठीक है, अब हम इसमें पेंट करते हैं। ये देख रहे हैं कि ये हमने पेंट किया, तो वो जो पहले वाली रेक्टेंगल थी मैं यहाँ पर न्यू लेयर पे ले लेता हूँ रेक्टेंगल एक न्यू भी। ये हमने रेक्टेंगल ले ली। ठीक है, सॉरी, ये हमने कम फेदर पे लेते हैं रेक्टेंगल। ये हमने ज़ीरो फेदर पे अब रेक्टेंगल ले रहे हैं। ये हमने ज़ीरो पे ली, इसमें हमने पेंट किया। इसका पेंट कुछ ऐसे हो रहा है, जबकि इसका जो पेंट है ये वाला, ये बैकग्राउंड पे हमने लिया है तो अब ये मूव नहीं हो रहा। तो हम एक न्यू लेयर ले लेते हैं, उस पर एक नई रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, और बल्कि इसका फेदर भी हमें पहले बढ़ाना है, हम इसका 40 कर लेते हैं। अब हम रेक्टेंगल ली, अब इसमें हमने ये रेड लिया कलर। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। ये जो साइड्स हैं ये बहुत सॉफ्ट किस्म की आई हैं, ये फेदर की वजह से आई हैं। ये आप जितना फेदर ज़्यादा देते जाओगे उतनी ये साइड्स हैं जो वो सॉफ्ट और फैलता हुआ कलर नज़र आएगा। ठीक है, जब आप फेदर ज़ीरो पे रखोगे तो तब आपको बिल्कुल इस तरह का कलर मिलेगा, इस तरह की रेक्टेंगल बनेगी आपकी। ठीक है, तो इसमें कुछ और चीज़ें हैं, हम न्यू लेयर लेते हैं। इसमें हम देखते हैं ये सर्कल। ठीक है, ये सर्कल है, ये आपने लिया, इसमें भी आपने कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर आपने कर दिया ऐड। ठीक है, इसको अब आप जूम करके जब देखोगे तो आप ये देख रहे हो कि ये इस तरह से कुछ इसका कॉर्नर्स हैं जो वो आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पिक्सल बेस है। ये देखें, ये पिक्सल बेस है, इस वजह से इसके कॉर्नर कुछ ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें फेदर है जो वो बढ़ाओगे, इसको मैं ख़त्म करता हूँ लेयर को और न्यू लेयर लेता हूँ जो आपको ठीक से समझ आ जाए। ये हमने न्यू बैकग्राउंड ले लिया और उस पर एक लेयर भी ले ली। अब हम ये हमने एक सर्कल लिया। ठीक है, इसमें अब हम कलर ऐड कर देते हैं, फोरग्राउंड कलर। अब आप इसको ज़रा जूम करके देखें, आल्ट दबाई रखना है और माउस का व्हील आपको करना है मूव। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो ये पिक्सल हैं कुछ इस वर्क
हिसाब से हमें इसके कॉर्नर्स शो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा जूम करने पे। इसको जब हम 100 पे लेके आएंगे तो ये ज़्यादा इतने फील नहीं होंगे, लेकिन जूम पे ये फील होंगे। इसमें अगर आप फेदर आप ऐड कर देते हो 50 और फिर आप एक सर्कल लेते हो, इसमें भी आप बैकग्राउंड कलर ऐड करते हो तो ये कुछ इस हिसाब से कलर ऐड होगा, देख रहे हो। ये फ़र्क है इसमें। और एंटी अलाइज इसको आपने टिक रखना है, ये टिक रखा हुआ है आपने तो ये आपका ये जो जूम करके आपको दिखाया है ये आपका इस हिसाब से आ रहा है और ये कम कॉर्नर्स बन रहे हैं और ये शेप के हिसाब से मैनेज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको नहीं रखते और फिर आप एक शेप लेते हो और फेदर 0 करके हम लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं, इसको मैं मूव कर लेता हूँ इसके करीब। अब आप इन दोनों को देखिए ज़रा, ये देखिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये हमने अलाइज हैं जो एंटी अलाइज हैं उसको एक्टिव रखते हुए सर्कल बनाया था और ये हमने एंटी अलाइजिंग ख़त्म करके बनाया है। तो